हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत अच्छे से रहें बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखें और तसल्ली से रहें, खुश रहें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, देखिए मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, आप इस समय फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो तो खैर आप सभी को पता है, अगर आप लगातार देख रहे हो। कौन सा है भाई? प्रत्यावर्ती धारा वाला। लेकिन जो टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, ये मोस्टली एग्जाम में आ चुका है। आज हम बैंड चौड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बैंड चौड़ाई को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कहा था एलसीआर परिपथ का एक छोटा सा भाग रहा हुआ है। हालांकि बैंड चौड़ाई भी एलसीआर परिपथ का ही भाग है। तो अपन पहले वो छोटा सा भाग डिस्कस करेंगे जिसमें दो ग्राफ हैं। ठीक है, चलिए तो आज वापस से एलसीआर परिपथ की ही बात करेंगे अपन, है ना। लेकिन किस तरीके से? ग्राफ को समझते हुए, और वो ग्राफ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको थोड़ा सा अदर साउंड भी सुनाई देगा। मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर आपको अदर साउंड भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि बहुत सारा आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। चलिए चालू करते हैं। ऑलराइट, तो आज जो अपन एलसीआर परिपथ के दो ग्राफ डिस्कस करेंगे, उनमें से पहला है एलसीआर परिपथ हेतु प्रतिबाधा एवं आवृत्ति के मध्य ग्राफ। और इसी के साथ में जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो है एलसीआर परिपथ हेतु धारा IRMS तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ। देखिए, तो थोड़ा सा अगर एलसीआर परिपथ को हम समझे तो हमने तीन स्थितियां पढ़ी उसमें, है ना। और उसमें से जो सबसे लास्ट वाली स्थिति थी बच्चों, जिसे हम अनुनाद की अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं बच्चों? अनुनाद की अवस्था बोलते हैं। उस अवस्था में हमने ये प्रदर्शित किया था कि जो Z का मान है, प्रतिबाधा का मान है, वो न्यूनतम होता है अनुनाद की अवस्था में। और कितना होता है तो हम बोलते हैं प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर अनुनाद की अवस्था में प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम है, आप समझना इस चीज को। इस तरफ तो हम ले रहे हैं Z प्रतिबाधा, जो कि ओम में नापी जाएगी, और इस तरफ अपन ले रहे हैं आवृत्ति। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जहां पर हम अनुनाद की अवस्था वाली आवृत्ति को प्रदर्शित करेंगे, कौन सी आवृत्ति होती है? FR, अनुनादी आवृत्ति जिसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। FR का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? 1/2π√LC निकाला था, नहीं निकाला था? यही निकाला था। इस आवृत्ति पर Z का मान क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। ठीक, तो हमने बोला लेट सपोज करो Z का मान यहाँ पर है ना, और ये जो Z का मान है ये Z मिनिमम है। क्या है बच्चों? Z मिनिमम। और इस Z मिनिमम का मान किसके बराबर होगा? R के बराबर। फिर जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाओगे तो भी Z बढ़ेगा, और आवृत्ति को घटाओगे तो भी Z बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए, Z का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है R² प्लस ओमेगा, सॉरी मैं पहले ये लिख देता हूँ, XL माइनस XC लिख देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे। XC माइनस XL भी हो सकता है। ठीक, अगर आप आवृत्ति को बढ़ाते हैं किससे? FR से, अनुनादी आवृत्ति से, तो आवृत्ति को बढ़ाने पर देखो कौन से घटक पर प्रभाव पड़ेगा। आंसर है XL बराबर होता है ओमेगा L, बराबर होता है 2πfL। ऐसा ही तो लिखते हैं। तो जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे कौन बढ़ता जाएगा? XL बढ़ेगा। और XC क्या होगा? तो XC देखिए, XC होता है 1/ωc, इसका मतलब 1/2πfc।
कहने का मतलब ये है कि आवृत्ति बढ़ाने पर एक्सएल तो बढ़ेगा, लेकिन आवृत्ति बढ़ाने पर एक्ससी घट जाएगा। तो एक्ससी का प्रभाव कम, एक्सएल का प्रभाव ज्यादा। तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ चीज जो है वो तो ऐड ही हो रही है। किसके साथ में? प्रतिरोध के साथ में। तो हर बार कुछ ऐड होगा और क्या हो जाएगा? मान बढ़ जाएगा। किसका मान बढ़ जाएगा? जेड का मान। समझ रहे हो क्या मेरी बात? कि लेट सपोज करो आर स्क्वायर के साथ में पहली बार आवृत्ति बढ़ाई तो इसका टोटल मान आया 3, तो 3 का स्क्वायर बढ़ा। फिर दूसरी बार टोटल मान आया आवृत्ति बढ़ाने पर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। इस तरीके से जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे इसका मान बढ़ता जाएगा। इसका मान बढ़ेगा तो जेड का मान भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आवृत्ति घटाने पर क्या होगा? तो हम बोलते हैं आवृत्ति अगर घटाएंगे तो ये एक्सएल कम हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति घटाने पर एक्ससी बढ़ जाएगा। उल्टा। फिर प्रभावी कौन? तो आंसर है एक्ससी। एक्ससी प्रभावी होने के कारण तो भी इसका कुछ ना कुछ तो मान आएगा और धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वर्ग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर वर्ग करेंगे तो कुछ ना कुछ वापस से ऐड होगा। अगर ऐड होगा तो इसका मतलब वापस से जेड बढ़ेगा। तो हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाते हैं जेड बढ़ता है, जैसे जैसे आवृत्ति को घटाते हैं तो भी जेड बढ़ता है। ठीक है, तो ये फिर ग्राफ कैसा जाना चाहिए? दोनों तरफ बढ़ता हुआ जाना चाहिए। मतलब इस तरफ आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, एफ का मान ज्यादा होना चाहिए एफ आर से, तो आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ये जेड बढ़ता जाएगा और हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आवृत्ति को घटाएंगे तो भी ये ग्राफ बढ़ेगा, दोनों तरफ से ये बढ़ेगा। ठीक है, एक बस इसी आवृत्ति के ऊपर z का मान न्यूनतम होता है, वो अनुनादी आवृत्ति होती है। ऐसा ग्राफ आपको ध्यान में रखना है ना। U के आकार का ग्राफ है, थोड़ी सी शेप फिर आगे चेंज होती है। ठीक है, पता चला। चलिए अब ये थोड़ा समझो, z धारा के मार्ग में अवरोध है, ये समझ में आया। अब हमें पता है कि धारा के मार्ग में अवरोध जितना ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही कम होगा। क्लियर है ये बात? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जब हम अनुनादी आवृत्ति की बात करते हैं, कौन सी आवृत्ति की? अनुनादी आवृत्ति की। अनुनादी आवृत्ति के ऊपर z का मान कम है, z का मान कम है तो फिर धारा का मान अधिकतम होगा। पता है? फिर अनुनादी आवृत्ति की इस तरफ चलो, z का मान बढ़ता जाएगा, z का मान बढ़ता जाएगा तो फिर धारा का मान घटता जाएगा। क्यों भाई, क्यों घटेगा आप पूछो? तो ये देखो IRMS बराबर में क्या लिख सकता हूँ? VRMS अपॉन z। इस तरफ तो यही चलेगा। तो अगर z का मान बढ़ाओगे तो IRMS का मान तो घटेगा ना। यहां पर भी z का मान बढ़ रहा है तो IRMS का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर z का मान क्या है? सबसे कम है। z का मान कम होने के कारण यहां पे धारा सबसे ज्यादा है। ठीक है ये बात? चलिए, तो अब अगर मैं आवृत्ति के लिए ये ग्राफ बनाऊं, आवृत्ति और किसके मध्य? धारा के मध्य। और धारा का कौन सा मान ले रहे हैं? IRMS ले रहे हैं। तो हम फिक्स करें ये अनुनादी आवृत्ति। तो इस अनुनादी आवृत्ति पर z का मान अगर सबसे कम है तो फिर धारा का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये धारा का मैक्सिमम मान है, इसे बोलेंगे IRMS और यहां पर लगाओगे आप मैक्सिमम। ठीक है, फिर जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा दोनों तरफ, धारा का मान क्या होता जाएगा बच्चों? घटता चला जाएगा। ऐसा। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी इस ग्राफ को इतना ही डिस्कस करेंगे, जब एग्जाम में आए कि ग्राफ ही बनाना है आपको इतना ही डिस्कशन करके आना है, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करके आना है कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान मैक्सिमम है। फिर अनुनादी आवृत्ति के इस तरफ जब आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा होता है तो धारा का मान घटता है, और जब आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से कम होता है तो भी धारा का मान घटता है। मैंने इधर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, F इज लेस देन FR। ठीक है, पता चला? सिंपल था। अब मेन डिस्कशन करेंगे। ये उतार लीजिए, आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है और मोस्टली किताबों में भी इतना ही दिया हुआ है। अब आगे क्या डिस्कशन करते हैं वो समझिए।
उतारे पहले तो इसे, मेरे साथ में ही उतारते हुए चलो बच्चों, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। और वीडियो को पॉज करते रहो, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ ये अभी मेरे को अभी उतार लेना चाहिए, उसी समय उतार लो। इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा कि XL समानुपाती है आवृत्ति के, जबकि XC व्युत्क्रमानुपाती। यह भी अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला से डिस्कस किया था नहीं किया था? चलिए हो गया। अब डिस्कशन देखिए, ये ग्राफ इतना ही बनाना है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इस तरीके का। बहुत सारी किताबों के अंदर एक सवाल भी है, क्या भाई, कि कालांतर का LCR परिपथ हेतु कालांतर का मान लिखें, या कालांतर धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर का मान लिखें। तो अब क्या करना है उसमें, कब? तो बोलता है पहली स्थिति जब F बराबर FR हो, दूसरी स्थिति जब F लेस देन FR हो, और तीसरी स्थिति जब F इज ग्रेटर देन FR। सवाल लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। सवाल क्या है? LCR परिपथ हेतु विभिन्न स्थितियों पर कालांतर का मान लिखे तथा विवेचना करें। ठीक है, और वो स्थितियां ये हैं। ठीक, सबसे पहली स्थिति की बात कर रहा हूं बच्चों में। सबसे पहली स्थिति है ये अनुनाद की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अनुनाद की अवस्था। ठीक है, इस स्थिति की अपन बात करते हैं। अनुनाद की अवस्था में हमें क्या पता है बच्चों? हमें जो जो चीजें पता होती हैं वो सारी लिख दो। Z का मान न्यूनतम होता है और किसके बराबर? प्रतिरोध के बराबर। डन। इस स्थिति में कालांतर का मान कितना होता है? 0 होता है, अर्थात धारा और वोल्टता समान कला में होती है। तो हमें तो यही बताना था, है ना? अरे ये तो मैं बता चुका हूं ना कि कालांतर का मान 0 होता है। अरे बताया था नहीं बताया था? अनुनाद की अवस्था अच्छे से डिस्कस किए, लास्ट वाला वीडियो बहुत तरीके से देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें लिखना है इस स्थिति में धारा तथा वोल्टता कौन सी कला में? समान कला में होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो शक्ति गुणांक भी लिख सकते हैं, लेकिन पूछा ही नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। दूसरा, आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा हो। अगर आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा है तो पहले तो Z का मान समझिए कि Z का मान क्या होगा। तो आंसर है, Z बराबर होगा R² प्लस, अब यहां पर देखो, यहां पर भी X लिख देता हूं, यहां पर भी X लिख देता हूं। वो हमें पता लगाना है कि यहाँ पे L लिखना है या C लिखना है, यहाँ पे L लिखना है या C लिखना है, वो देख लेते हैं। देखिए, तो जब हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं कि ये आवृत्ति किससे ज्यादा है? अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा है। अनुनादी आवृत्ति बढ़ा रहे हैं कुल मिलाकर के। आवृत्ति को बढ़ाने पर किसका मान बढ़ेगा? XL का मान बढ़ेगा, और XC का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये वो स्थिति है जिसमें XL का मान ज्यादा है, किससे? XC से। तो प्रभावी कौन? L परिपथ। क्लियर है ये बात? R तो हर बार जुड़ ही रहा है, ठीक है, और प्रभावी उसके साथ में कौन है? L प्रभावी है, कुंडली प्रभावी है। तो परिपथ किसकी तरह व्यवहार करता है? हम बोलते हैं RL की भांति। और यहां पर क्या लिखोगे? जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाओ, और इसका यहां पे स्क्वायर लगाओ। ठीक है, ये अंदर है, स्क्वायर ही ध्यान में रखें, ये स्क्वायर अंदर की तरफ है। तो Z का मान हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। और प्रभावी कौन? XL ज्यादा है किससे? XC से। डन हुआ। चलिए, अब अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए कालांतर का फॉर्मूला क्या बनता है? आंसर है tan phi। निकालते हैं अपन
tan फाई बराबर क्या होता है आंसर, लंब बटा आधार, यही होता है। वो डायग्राम याद करो, सदिश आरेख। अब तक तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। क्या होता है उसमें, ये तो कर्ण होता है ना, ये आधार होता है और ये लंब होता है। कर्ण, आधार और लंब इस तरीके से काम करता है। तो हम बोलते हैं लंब ये है XL माइनस XC, और उसमें भाग लगेगा किसका, R का। हमेशा X अपॉन R ही होता है, ये बात ध्यान में रखें। tan फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। डन हो गया। हमें कालांतर निकालना था, कालांतर लिख चुके हैं कि ये फॉर्मूला आएगा। अब आगे विवेचना करते हैं इसकी। विवेचना क्या, हम बोलते हैं कि L परिपथ प्रभावी है और उसके साथ में कौन ऐड हो रहा है, R ऐड होता है। तो फिर ये कौन से परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, RL परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। RL परिपथ की भांति व्यवहार करेगा तो धारा अग्रगामी या पश्चगामी, बच्चों L आ रहा है, लेग बिहाइंड, धारा पश्चगामी है। ठीक है, फाई कोण पश्चगामी है। तो आप लिख करके आएंगे इस चीज को। ये फॉर्मूला निकालने के बाद में आपको क्या लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि इस स्थिति में, ये लिखा रखा हूं, इस स्थिति में, ये वाली सिचुएशन की अपन ने ना, इस स्थिति में LCR परिपथ RL परिपथ की भांति व्यवहार करता है तथा धारा वोल्टता से फाई कोण क्या होती है, पश्चगामी होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर फाई का मान और लिख करके आएंगे, क्या भाई, फाई का मान 0 से 90 डिग्री के मध्य, π/2 के मध्य होता है। लिख लीजिएगा, फाई का मान 0 से π/2 के मध्य होता है। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, है ना। धारा क्या होनी चाहिए बच्चों, पश्चगामी होनी चाहिए। डन हुआ। नेक्स्ट, अब देखो कौन से वाले में, इस वाले भाग में, है ना, इस वाले भाग में परिपथ क्या बन रहा है, आंसर है RL। ठीक है, इस वाले भाग में परिपथ क्या बन रहा है, आंसर है R वाले की तरीके से व्यवहार कर रहा है, अनुनादी आवृत्ति। इस तरफ वाले में क्या होगा, आवृत्ति घटा रहे हो, आवृत्ति घटाओगे तो XC का मान बढ़ जाएगा, XC का मान बढ़ेगा और XL का मान कम होगा, तो प्रभावी कौन, XC। तो इस स्थिति में परिपथ RC की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान रखना, इस तरफ RC बनाता है, इस तरफ RL, और इस वाले केस में R की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस करते हैं उसको भी, आवृत्ति घटाने पर। देखिए, थर्ड केस, जब आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से कम हो, आवृत्ति कुल मिलाकर के घटाई जा रही है, आवृत्ति घटाई जा रही है, तो इसका मतलब उस स्थिति में XC का मान ज्यादा हो जाता है, किससे, XL से। इस स्थिति में Z का मान क्या लिखा जाएगा, √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा ना, XC पहले आ जाएगा। कुल मिलाकर के परिपथ जो है वो RC बनने वाला है। अरे RC का मतलब जो है वो रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु मत समझ लेना तुम, है ना, पता चले RC भी लगा दो पढ़ते पढ़ते। हाँ भी, तो क्या होगा, हम बोलेंगे, चलो कालांतर निकाल देता हूँ पहले। tan फाई का मान क्या होगा, आंसर है लंब, लंब क्या है इस बार, XC माइनस XL है, बटे आधार क्या है R। तो फिर फाई का मान कितना होगा, चेंज हो गया, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, कालांतर का मान। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में
परिपथ किसकी भांति, कौन सा परिपथ, एलसीआर परिपथ या आरएलसी परिपथ, आरसी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, आरसी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। अब देखो सी परिपथ है, सी आ रहा है ना, प्रभावी सी हो रहा है, इसका मतलब कमोन धारा क्या है, अग्रगामी है, आगे की ओर बढ़ेगी। किससे, वोल्टता से। कितना कोण, फाई कोण। ठीक है, तो हम बोलेंगे तथा धारा वोल्टता से फाई कोण क्या होती है बच्चों, अग्रगामी होती है। धारा वोल्टता से फाई कोण अग्रगामी, और फाई का मान 0 से π/2 के मध्य होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज तीनों ध्यान में रखना। ये सवाल जो है वो सीबीएसई में पूछा जा चुका है, आरबीएसई और अदर स्टेट की बुक में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज इस सवाल को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलिए, तो डन हो गया। अभी इस ग्राफ का आगे और डिस्कशन है, नेक्स्ट पॉइंट इसी ग्राफ से रिलेटेड है। तो ये ग्राफ तरीके से समझिएगा, आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति है, उस पर धारा का मान अधिकतम कितना, IRMS मैक्सिमम। ठीक है, फिर इस तरफ आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा घटेगी, आवृत्ति घटाने पर भी धारा घटेगी, ये ध्यान में रखना। इस तरफ RL परिपथ और इस तरफ RC परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, ऑल राइट। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बैंड चौड़ाई से रिलेटेड है, और बैंड चौड़ाई से पहले हमें एक बिंदु और डिस्कस करना पड़ेगा, और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी पॉइंट से बैंड चौड़ाई निकलेगी। ये है अर्ध शक्ति बिंदु एवं अर्ध शक्ति आवृत्तियां। पॉइंट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अर्ध शक्ति बिंदु तथा अर्ध शक्ति आवृत्तियां, ये अर्ध शक्ति आवृत्ति, हाफ पावर पॉइंट एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो पहले तो ये आवृत्ति और धारा के मध्य ग्राफ से रिलेटेड है, तो वो ग्राफ आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब ये ग्राफ थोड़ा समझने लायक है, वापस से एक चीज इस ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी चीज अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस तरफ धारा, और ये धारा का हमने IRMS मान लिखा है। ठीक है, फिर ग्राफ को कैसा बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था। इसको आप यहां से भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा बनाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया आपने। ये जहां पर धारा का मान अधिकतम है वो वाली आवृत्ति कौन सी है, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, ये जरूर बताइएगा, ये ग्राफ में ये छोड़ के आ जाते हैं कि एक्स अक्ष पे कौन चल रहा है और वाई अक्ष पे कौन चल रहा है, ये बच्चे भूल जाते हैं। फिर इस स्थिति में ये धारा का मान क्या है, तो हम बोलेंगे इस स्थिति में IRMS मैक्सिमम है, और IRMS मैक्सिमम का मान कितना होगा, तो धारा बराबर क्या होती है, वोल्टता, तो हम बोलेंगे VRMS बटा Z का मान न्यूनतम होना चाहिए। धारा का मान अधिकतम होने के लिए Z का मान न्यूनतम, Z का मान न्यूनतम, इसका मतलब Z मिनिमम लिखता है, और Z मिनिमम की जगह क्या आता है, R आता है, सभी को पता है। चलिए, फिर इसी ग्राफ में इस अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो बिंदु प्राप्त होते हैं। ये इन बिंदुओं का नाम मान लो A और क्या है B।
इन दोनों बिंदुओं के संगत आवृत्ति को लिखा जाएगा। पहले वाले ए के लिए F1, दूसरी वाली के लिए संगत आवृत्ति जो है उसको लिखा जाएगा F2। इन दोनों बिंदुओं पर जो शक्ति है बच्चों, वो अधिकतम शक्ति का क्या होती है, आधी होती है। वापस से समझिए, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ये क्या बोल रहा है, पहले तो अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए शक्ति की बात करें तो हम बोलते हैं, जब अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है। धारा का मान अधिकतम, इसका मतलब है अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय भी अधिकतम होगा। शक्ति क्षय क्यों अधिकतम होगा, आप सभी को पता है, P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I²R होता है। तो धारा का मान, Z का मान, R का मान कम है मान लिया, Z का मान कम है मान लिया, लेकिन धारा का मान तो अधिकतम था, है ना। धारा का मान ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर शक्ति क्षय सबसे ज्यादा होगा। कौन सी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर। ये ध्यान में रखना कि LCR, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, शक्ति गुणांक 1 है, इसका मतलब शक्ति क्षय बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो जैसे जैसे हम समझना इस चीज को कि जब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के तुल्य होती है, उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होने के कारण शक्ति क्षय का मान, LCR परिपथ में शक्ति क्षय का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, एवं इस अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर ऐसे दो बिंदु होते हैं जहां पर शक्ति क्षय अधिकतम शक्ति क्षय का क्या होता है, आधा होता है। अधिकतम शक्ति क्षय मतलब अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय का क्या होता है, आधा होता है। अतः इन दोनों बिंदुओं को क्या कहा जाता है, अर्धशक्ति बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं इन्हें अर्धशक्ति बिंदु बच्चों, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पर शक्ति का मान अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति का क्या होता है, आधा होता है, या अधिकतम शक्ति का क्या होता है, आधा होता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय सर्वाधिक होता है, क्यों, क्योंकि धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है ये बात। चलिए मैं लिख देता हूं इस थ्योरी को, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों, याद रखने लायक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है। तो क्या चीज है, अनुनादी आवृत्ति FR पर धारा का मान अधिकतम होने से इस आवृत्ति पर शक्ति क्षय का मान भी क्या होता है बच्चों, अधिकतम होता है। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां शक्ति क्षय अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति क्षय का क्या होता है, आधा होता है। अतः इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, क्या बच्चों, हाफ पावर पॉइंट अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है,
अब जब बिंदु आ गए तो उन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां क्या कहलाती हैं? अर्धशक्ति आवृत्तियां। तो आप कह सकते हैं F1 और F2 क्या है? अर्धशक्ति आवृत्तियां हैं। तथा इन बिंदुओं के संगत आवृत्तियां अर्धशक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, अब जब आप ये काम करके आओ तो ये बता के आओ, ये आधा होता, क्योंकि उसे इसी चीज से मतलब था। जहां पर अनुनादी आवृत्ति पर शक्तिक्षय का आधा होता है वो बिंदु क्या होते हैं? क्या होते हैं? अर्धशक्ति बिंदु होते हैं। तो ये आप बता के आ जाओगे, अगला खुश हो जाएगा, नंबर तो देगा ही देगा। इसका हल्का सा छोटा सा एक डेरिवेशन भी है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना कर लोगे आप, है ना? ऑलराइट, आप सभी का सपोर्ट लगातार इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया बच्चों। इस चैनल को शेयर करते जाएं, वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, और अगर आपके पास में सजेशन है तो बताएं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यथासंभव, जैसा संभव हो पाया भाई। ऑलराइट, देखिए अब इन बिंदुओं के लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है। तो हम बोल सकते हैं ए और बी बिंदु पर जो शक्ति है, मतलब दोनों पर शक्ति का मान तो बराबर है, आधी शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पी मैक्सिमम की क्या बच्चों? आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बिंदु पर शक्ति कैसे? तो हम बोलते हैं I²R। तो यहां पर धारा क्या? IRMS, उसका स्क्वायर इंटू क्या किया जाए? R बराबर मैक्सिमम शक्ति के लिए क्या करेंगे? वापस से धारा देखो क्या होगी? IRMS मैक्सिमम होगी, उसका स्क्वायर इंटू क्या बच्चों? R। भाग किसका लग रहा है? 2 का। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। R से R क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फिर इस अर्धशक्ति बिंदु पर जो धारा है, ये देखो I² बराबर क्या हो जाएगी? IRMS का स्क्वायर बटा 2। तो फिर IRMS का मान कितना हुआ? IRMS मैक्सिमम, है ना, और उसमें भाग किसका लग रहा है? √2 का। ठीक है, धारा भी कम हो रही है उस बिंदु पर। अब आप कह सकते हैं, इसे और कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ए और बी बिंदु इस ग्राफ के अंदर अर्धशक्ति बिंदु है। समझ लीजिए इसे लिखने का तरीका। इस ग्राफ में या दिए गए ग्राफ में या बनाए गए ग्राफ में या चित्रानुसार बिंदु ए तथा बी क्या है? अर्धशक्ति बिंदु हैं, जिनके संगत शक्तियां Pa तथा Pb एक दूसरे के बराबर है, एवं यह शक्ति अधिकतम शक्ति की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो आधी हमने प्रदर्शित कर दी। ठीक है, फिर जब हम इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि अर्धशक्ति बिंदुओं पर जो धारा है वह अधिकतम धारा का कितना गुना है? 1/√2 गुना। अरे ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अर्धशक्ति बिंदुओं पर जो धारा होती है, ये लाइन उतारो, इस लाइन को लिखो, मैं बोलता जा रहा हूं। लिखें, अर्धशक्ति बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां शक्ति अधिकतम शक्ति की आधी होती है तथा जहां धारा अधिकतम धारा की 1/√2 गुना होती है। जहां धारा अधिकतम धारा की 1/√2 गुना होती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना भाई। डन, एकदम ऑलराइट। चलिए, उतार लिया होगा। अर्धशक्ति बिंदु और अर्धशक्ति आवृत्ति इतनी थी। अब हमारा पॉइंट आता है क्या? बैंड चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, IRMS बराबर 1/√2 IRMS मैक्सिमम।
अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे परिपथ RL हो जाता है और यहाँ पर प्रभावी परिपथ RC हो जाता है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ना B और A, यहाँ पे L प्रभावी है, इतना तो क्लियर है। यहाँ पे ये जो XL है ना, वो XL किससे ज़्यादा होता है? XC से ज़्यादा होता है। क्या कर रहा हूँ? XC से ज़्यादा होता है, ये तो क्लियर है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो XL बढ़ेगा। कितना ज़्यादा होता है? तो हम कह सकते हैं कि XL जो है वो XC से प्रतिरोध के जितना ज़्यादा होता है। तो जब हम XL माइनस XC करते हैं ना यहाँ पर, तो किसके बराबर आता है? प्रतिरोध के बराबर आता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कौन प्रभावी है A बिंदु पर, तो हम बोलेंगे कि XC ज़्यादा है किससे? XL से। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप इस डेरिवेशन में कंफ्यूज न हों, इसलिए। तो यहाँ पर इस बिंदु में जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे XC बराबर कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे XL से R, प्रतिरोध के जितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर XC माइनस XL करूँ तो क्या आएगा? R आएगा। तो XL माइनस XC करूँ तो क्या आएगा? माइनस का R आएगा, नहीं आएगा। उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, या दोनों तरफ माइनस से गुणा करो। तो यहाँ पर XL माइनस XC A बिंदु पर माइनस का R आता है, जबकि यहाँ पर XL माइनस XC प्लस का R आता है। ये लगभग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोई इस चीज़ को बता दे तो चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हैं। चलिए, हो गया। ग्राफ, बैंड चौड़ाई में ग्राफ बनाओगे, नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन मैं ग्राफ वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एक बार बढ़िया बन गया, बार बार इतना बढ़िया थोड़ी बनेगा मेरे से ग्राफ। अगला हेडिंग डाल लीजिए, बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप बहुत सारी जगह देखेंगे। बैंडविड्थ एग्जैक्टली होता क्या है? बैंडविड्थ आवृत्तियों का अंतराल होता है, दो आवृत्ति के बीच का गैप होता है। जैसे यहाँ पर ये गैप है, ये दो आवृत्तियाँ F1 और F2, तो इनके बीच का गैप, इस गैप में है ना, इस गैप के अंदर, उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर कोई भी सर्किट जो है वो अपना जो उसका जो परिपथ है ना, वो स्रोत से मैक्सिमम पावर को क्या करता है? यूटिलाइज करता है, उसका उपभोग करता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ, उस पर्टिकुलर आवृत्ति के बीच में जो आपकी चीज़ है, आपकी जो युक्ति है ना, वो सबसे बढ़िया काम करती है उस पर्टिकुलर आवृत्ति के गैप में। ठीक है, जब उसे आवृत्ति, उस बैंडविड्थ से आवृत्ति को आगे बढ़ाओ या कम कर दो, उस बैंडविड्थ से कम कर दो, तो फिर आपका जो युक्ति है वो इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि बैंड चौड़ाई वास्तविकता में होती क्या है? आवृत्तियों का अंतराल होती है, और उन आवृत्तियों के मध्य में कोई भी परिपथ, जैसे हम LCR परिपथ की बात कर रहे हैं, तो LCR परिपथ जो है वो स्रोत से अधिकतम शक्ति क्या करता है? प्राप्त करता है। ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश कर सकता है। चलिए, टॉपिक क्या है हमारे पास में? बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई। क्या है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, बैंडविड्थ क्या है? F1 और F2 के मध्य का आवृत्ति अंतराल, जिसे मैं डेल F लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा? अधिकतम आवृत्ति में से कम आवृत्ति को घटा दो, यही बैंडविड्थ है। ये बैंडविड्थ है बच्चों, और यही ज्ञात करनी। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोणीय आवृत्ति का अंतराल ω2 माइनस ω1, है ना। F1 के संगत कोणीय आवृत्ति ω1, F2 के संगत कोणीय आवृत्ति ω2। ठीक है, तो फिर कोणीय आवृत्तियों का अंतराल भी बैंड चौड़ाई ही कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो वो निकालो या ये निकालो, दोनों में से एक निकालो। ठीक है, चलिए, और एक निकल गया तो दूसरा निकलना ही निकलना है, आप सभी को पता है वो फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो अधिकतम शक्ति है उस पर जो धारा है वो Vrms/R होती है। मैंने बताया था R क्यों होती, जबकि यहाँ पर Z आएगा, यहाँ पर भी Z आता, लेकिन Z का न्यूनतम मान आता। न्यूनतम मान किसके बराबर? प्रतिरोध के बराबर। यहाँ पर क्या आएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पर Irms है, और Irms क्या होनी चाहिए? Vrms/Z होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। और Z का मान क्या होगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, दोनों में से एक। ठीक,
काम करना चालू करें। तो लिख लेता हूं मैं, सबसे पहले परिभाषा बता रहा हूं। LCR परिपथ में आवृत्ति F1 तथा F2 के मध्य LCR परिपथ स्रोत से अधिकतम शक्ति का उपयोग या उपभोग करते हैं। अतः इन दोनों अर्धशक्ति आवृत्तियों, ये अर्धशक्ति आवृत्तियां तो हैं, के मध्य का आवृत्ति अंतराल ही क्या कहलाता है बच्चों? बैंड चौड़ाई कहलाता है। उतार लीजिएगा, फिर डेरिवेशन पे काम करते हैं। और फिर फॉर्मूला डेल एफ बराबर क्या? F2 माइनस F1, और नीचे लिख लीजिएगा डेल ओमेगा बराबर क्या? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये दोनों ही बैंड चौड़ाई के ही फॉर्मूले हैं, एक कोणीय में और एक साधारण आवृत्ति के पदों में। ठीक है, कर लोगे, सिंपल है ये। डेरिवेशन ध्यान से देखना। हाँ भाई, डेरिवेशन करना चालू करें। तो डेरिवेशन के लिए हम करते हैं अर्ध शक्ति बिंदु A तथा B हेतु, यही दो बिंदु हैं। इनके लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, हम बोलेंगे कि अर्धशक्ति बिंदुओं पर जो धारा का मान है, IRMS का मान है, वो किसके बराबर है? आंसर है IRMS मैक्सिमम, और उसमें किसका भाग लगेगा? √2 का भाग लगेगा। थोड़ी देर पहले ही हमने इसको सिद्ध भी किया है। फिर IRMS का मान देखिए कितना है? आंसर है VRMS अपॉन Z है। और IRMS मैक्सिमम का मान कितना है? VRMS अपॉन R है। और यहाँ पर ये किससे गुणा हो रहा है? √2 से। कैंसिल। इसका मतलब Z का मान किसके बराबर है? R√2 के। मैं दोनों तरफ वर्ग कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा? Z² = R², और √2 का क्या हो जाएगा? 2 होगा, तो 2R² लिख सकते हैं। डन। चलिए, Z² आप सभी को पता है क्या होता है। क्या भाई, क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसे R²। LCR परिपथ में तो ये लिखा जाएगा XL माइनस XC और उसका होल स्क्वायर। वो कैसे भी हो सकता है, XC माइनस XL का भी हो सकता था। बराबर क्या बच्चों? 2R²। देखो, इस तरफ भी R² है, इस तरफ भी R² है, उस तरफ लेकर के जाओ, माइनस का R² करो, तो ये क्या होगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर बराबर। तो टॉपिक आगे करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो ये कितना आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R²। ऐसा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से अंडर रूट को, सॉरी, हाँ, ये वर्ग को हटाऊं, तो मैं लिख सकता हूँ XL माइनस XC इज इक्वल्स टू प्लस माइनस R। लिख सकते हैं। इसका मतलब XL माइनस XC का मान प्लस का R भी हो सकता है, और XL माइनस XC का मान माइनस का R भी हो सकता है। आप सभी को पता है, मैंने B बिंदु के लिए आपको बताया था क्या भाई? XL माइनस XC का मान किसके बराबर होता है? आंसर है प्लस के R के बराबर।
बताया था, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। जबकि इस ए बिंदु के लिए क्या किया था, XL माइनस XC का मान माइनस का R बताया था, थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है। इस वीडियो को तरीके से देखते तो आपको पता चलेगा। तो जब हम बात करेंगे ए बिंदु की तो मैं लिखूंगा XL माइनस XC बराबर माइनस का R, और जब हम बात करेंगे किसकी, बी बिंदु की, तो हम लिखेंगे XL माइनस XC इज इक्वल टू प्लस का R, लिखेंगे इस चीज को। चलिए तो आगे सॉल्व करें इस चीज। ऑलराइट, मिटा रहा हूं, उतार लीजिएगा। चलिए तो इसे इतना बना लीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, डेरिवेशन बहुत सिंपल है बच्चों। अब तो मान के चलो खत्म होने को आ गया ये, अभी तक तो बहुत सिंपल ही लगा होगा। देखिए अब अपन डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं ए और बी बिंदु के लिए, है ना। तो हमने बोला ए बिंदु हेतु अर्थ शक्ति बिंदु ए हेतु, ठीक है। क्या होगा, XL माइनस XC, XL माइनस XC को मैं लिखूंगा, समझना, XL ओमेगा L माइनस XC 1 अपॉन ओमेगा C बराबर क्या बच्चों, माइनस का R। ये तो लिखेंगे ना, XL माइनस XC इक्वल टू माइनस का R। अब यहां पर ही समझना है, यहां पर आवृत्ति कौन सी है, F1 है, तो इसके संगत ओमेगा 1 और ओमेगा 1। क्लियर हो गया, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, समीकरण नंबर 2। फिर अर्ध शक्ति बिंदु बी हेतु, बी के लिए आवृत्ति कौन सी है, F2, उसके लिए करेंगे XL माइनस XC, ये करेंगे XL माइनस XC। XL का मान देखिए, XL का मान क्या, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बराबर क्या, प्लस का R। लेकिन आवृत्ति कौन सी है, आंसर है ओमेगा 2 लिखनी पड़ेगी। F2 है यहाँ पर, तो F2 के संगत ओमेगा 2 होगी कोणीय आवृत्ति। डन हुआ। ये समीकरण नंबर हमारे पास में क्या है, 3। अब हमें 2 ही काम करने हैं, एक बार समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है और एक बार एक में से दूसरे को घटाना है। डेरिवेशन कंप्लीट, इतना ही करना है बस। तो इतना तो यहाँ तक तो निकल ही जाएगा, है ना। और फिर क्या करना है, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ करो, डेरिवेशन कंप्लीट। तो हमने क्या लिखा, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ो इसको इसमें जोड़ो, तो क्या होगा, पहले तो LL वाले को एक साथ लिख लो, या फिर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखते हुए गलती मत कर दीजिएगा। ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C, माइनस के R में प्लस का R जोड़ोगे कितना आएगा देवताओं, 0, सभी को पता रहता है। देखिए L कॉमन है क्या, तो अगर L को मैं कॉमन लूँ तो ये क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगा। यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह भी है और C भी नीचे आ रहा है, तो माइनस और 1/C कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस का, और इधर भी 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस का। अरे यही बच रहा है ना, इस तरफ तो प्लस का बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 और इस तरफ बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, क्योंकि C तो कॉमन ले चुके और माइनस भी कॉमन ले चुके, ठीक है। बराबर में दूसरी तरफ देखो 0। अरे मैथमेटिक्स से तसल्ली से सॉल्व करो, और जो नहीं समझ में आया तो मेरे को एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं है। बगल में लिख दो ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 1C माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 2C। अरे इतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से L को कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इधर से लिया है, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस को कॉमन लेना है और एक C नीचे आ रहा है, तो 1/C कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, देखो माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस में रहेगी सारी चीज़ें, तो ये होगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर क्या है देवताओं, 0। आगे सोल्व करो, L
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, फिर -1/c। एलसीएम ले सकते हो क्या? ले लो एलसीएम। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ऊपर, या फिर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। बात तो एक ही है, बराबर क्या? 0। अब देखो ये माइनस वाला पद था ना, उस तरफ लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा क्या? हो जाएगा। इतना तो करेंगे। चलो कहाँ करें? आगे इस तरफ कर देते हैं। क्या होगा? ये होगा L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर, दूसरी तरफ लेकर के गए, 1/c ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऊपर और नीचे ओमेगा 1 ओमेगा 2। यही है। गौर करो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 को इधर ले आओ और इस c को इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, l को इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1/LC, इक्वेशन नंबर 4। ये कर मत देना, ये पता चले कि अपन ने इक्वेशन नंबर 4 वहाँ कर रखी है इसके लिए। ठीक है, पता चल गया। तो जोड़ने वाला काम हो चुका है। अब क्या करना है? इसको और इसको घटाना है। ठीक है, घटाना ही है। चलिए मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, याद रखते हुए चलना। याद रख सकते हो या मैं नहीं मिटाऊँ? रहने दो, यहाँ से मिटा रहा हूँ रे भाई देवताओं। साथ में ही चलना, पता चले रेलगाड़ी पीछे ही छूट जाए, इंजन आगे चला गया है और बोगियां पीछे रह गई हैं। नहीं मिटा रहा मैं। अब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटा दो या 2 में से 3 को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 3 में से 2 को घटा रहा हूं वैसे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर, चलिए समीकरण नंबर 3 ये लिखें। ये क्या है? ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C। ठीक है, इसमें से किसको घटाना है? इसको। ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C बराबर, देखो R माइनस, फिर इसको घटाओ, ये माइनस का R है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा क्या? प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C, इधर लेकर आओ, माइनस का ओमेगा 1L और ये हो जाएगा प्लस का 1/ओमेगा 1C बराबर क्या? 2R लिख दूं मैं? चलिए सॉल्व करो। अब L वाले पद को एक साथ लिखो। L वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L। ठीक है, इनको देखो, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, 1/ओमेगा 1C पहले लिख दिया और माइनस 1/ओमेगा 2C बराबर क्या बच्चों? 2R। थोड़ा तसल्ली से सॉल्व करेंगे बच्चों। आप देखो L को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो L को लिया कॉमन, क्या आएगा यहाँ पर? आंसर है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, चलिए फिर देखो यहाँ पर किसको कॉमन लेंगे? 1/C को कॉमन ले लूँ क्या? 1/C को कॉमन लिया, क्या बच रहा है? 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 बच रहा है, नहीं बच रहा? माइनस तो कॉमन लिया ही नहीं था, बराबर क्या बच्चों? 2R। देखो अब एलसीएम ले सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/C, यहाँ पर देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। होगा नहीं होगा देवताओं? इतनी गणित तो कर ही लोगे। डन हुआ क्या? गौर करो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ, उतार लेना इसे। वीडियो को पॉज करोगे और उतारोगे। अब मिटा रहा हूं मैं पूरा।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में मात मत खा जाना, बस इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन। अंदर देखो कौन बच रहा है, एक तो एल भैया बच रहे हैं और कौन बच रहा है 1/c बच रहा है, प्लस है, हाँ प्लस है, और 1/c के ये तो कॉमन आ चुका है। ये देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और बच रहे हैं बेचारे, बराबर में क्या बच्चों 2r। डन। चलिए अब देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 1/LC। तो अपन क्या करेंगे समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर क्या होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1/c इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह क्या लिखूं 1/LC, c से c कैंसिल, ये जो L नीचे की ओर कहाँ जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, ध्यान में रखना। तो क्या होगा भाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 फिर L, ये L ऊपर चला गया तो एक और L बराबर 2r। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू 2L इज इक्वल्स टू 2r कैंसिल। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L बराबर r। तो इसका मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आया r/L आया नहीं आया? आ गई क्या कोणीय आवृत्ति? यही तो चाहिए, सॉरी कोणीय आवृत्ति नहीं बैंड चौड़ाई। ये क्या है कोणीय आवृत्ति के पदों में बैंड चौड़ाई है कि निकालना था। ठीक है, और क्या निकालना था F2 माइनस F1 निकालना था। बताओ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, यही होता है। चलिए तो मान रख दो, एक तो आ चुका ना अपना। बच्चों इस डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। अब जोड़ बाकी गुणा भाग और लघुत्तम लेने में अगर दिक्कत कर दोगे तो फिर बच्चों फिर कैसे पार पड़ेगी भाई, हैं 12वीं में आ गए हो आप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2πf2 माइनस 2πf1 बराबर क्या r/L। 2π को क्या लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या F2 माइनस F1 बराबर क्या r/L। हमें तो ये चाहिए, चलो 2π का भाग लगा दो। तो फिर F2 माइनस F1 जो कि बैंड चौड़ाई है हो जाएगा 1/2πr/L। चलो भाई बैंडविड्थ कंप्लीट। डन। आप देखेंगे कि बैंडविड्थ वास्तविकता में प्रतिरोध के मान पर निर्भर कर रही है। अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा है, ऐसे आप प्रतिपथ में हैं, अगर R का मान ज़्यादा होगा तो बैंड चौड़ाई बढ़ जाएगी। बैंड चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ये ग्राफ ऐसा चौड़ा हो जाएगा। यू डिस्कस करेंगे उसे आगे, क्वालिटी फैक्टर जब पढ़ेंगे, अगला पॉइंट जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आपकी गलती बता देता हूँ, आप जो करने वाले हो क्या करोगे, ये कॉमन तो ले लोगे लेकिन इसका ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो। मैं जो कॉपियाँ चेक करता हूँ उनमें ऐसा ही होता है, ये नहीं भूलना है ना, इस चीज़ को मत भूलना। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, चैनल को सपोर्ट करते रहें।